नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि पता है कि हम लोग आपको पता है कि हम लोग जो कि अप्रैल मंथ का जो विजन का मैगजीन है ये हम कवर कर रहे थे। इसका पार्ट 1 जो कि अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने जो कि पॉलिटी के सभी टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए थे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के। आज ये जो कि पार्ट 2 इसका होगा, जिसमें हम जो कि आईआर के टॉपिक को देखेंगे। इसमें देखो ये वाला जो यहाँ पे इस अप्रैल मंथ का जो मैगजीन है, इसमें आपका प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ खास नहीं, लेकिन मेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो कि अच्छे आपके यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल हैं। जो साउथ एशिया कह लो, जैसे साउथ एशिया का टॉपिक है वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। इसी तरह और भी टॉपिक है वो जो आपका डिटेल्स इसमें कवर होगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो चैनल को यहाँ पर देखो सब्सक्राइब का बटन रहा होगा, फटाफट से सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए। तो चलो देखते हैं अपना पहला टॉपिक आईआर के जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक क्या है आपका दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया के बारे में हमारा जो कि टॉपिक है, इसमें बोला जाए दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति। अब देखो इसमें क्या देखेंगे, जो दक्षिण एशिया वाला एरिया है इसको जो कि भारत के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, और साथ ही देखेंगे इसमें जो कि भारत ने कितना काम किया है, और ये जो कि इसमें जो कि भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और भारत जो कि इसमें इस चुनौतियों से पार होने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और यानी कि जो सुझाव है वो क्या हो सकता है। तो इन सब चीज़ को हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलो समझते हैं क्या पहला टॉपिक आपका है। देखो आर्थिक कूटनीति से संबंधित ये टॉपिक, दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीति के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखो आर्थिक कूटनीति क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्थिक कूटनीति वस्तुतः देशों के मध्य परस्पर संबंधों के सतत संचालन में आर्थिक साधनों के उपयोग द्वारा देश की आर्थिक सुरक्षा और सामरिक हितों को बनाए रखने की एक कला है। कहने का मतलब जो आपके आर्थिक संसाधन है उसका प्रयोग करके आप जो कि आपके जो विदेशी देश है उनके उसके आधार पर जो आपके जो संबंध बनते हैं, उस आधार पर जो आपका जो कि आपके देश का आर्थिक विकास या समृद्धि होती है। तो ऐसी नीति को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्थिक कूटनीति बोलते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखो, कूटनीति के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भारत का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसे थोड़ा सा इतिहास से जोड़ने की कोशिश की गई है। अब देखो ये जो आर्थिक कूटनीति था, इसमें क्या होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से संबंधित अनेक कारणों के समाधान से लेकर व्यापार एवं निवेश तक की कूटनीति के सभी विषयों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है आर्थिक कूटनीति में। अब देखो यहाँ पर आर्थिक कूटनीति के उद्देश्य के बारे में बात किया जा रहा है कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं, यहाँ पे समझो। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की स्थापना करना, बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक वार्ता को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा को जो कि सुनिश्चित करना, साथ ही देखो क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को बढ़ावा देना, भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने जैसे विदेशी संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना, आर्थिक कार्रवाई के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, विदेशों को निर्यात और भारतीय व्यवसायों को बढ़ावा देना। तो ये कुछ इसके आर्थिक कूटनीति के जो कि प्रमुख उद्देश्य हमको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। किसी भी देश की आर्थिक नीति में ये सारी चीज़ें निहित होती हैं। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका दक्षिण एशिया है, यानी साउथ एशिया का जो रीजन है, यहाँ पर भारत की कुछ आर्थिक कूटनीति की सफलता है वो यहाँ पे बात कर रहा है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, मैप के थ्रू देख लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे आपका अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, साथ ही यहाँ पे जो मालदीव है वो भी आता है। तो इतने सारे कंट्री जो कि आपके साउथ एशिया के रीजन में आते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा कौन कौन से देश साउथ एशिया में आते हैं। चलो अपने मैगजीन पर वापस चलते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ये कहा जा रहा है कि जो दक्षिण एशिया है, इसमें जो कि भारत ने अब तक क्या किया है, भारत की क्या क्या अचीवमेंट रही है, या उसकी कैसी आर्थिक कूटनीति की सफलता रही है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस क्षेत्र में, देखो भारत ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। जैसे आप देखो यहाँ पे भारत द्वारा किए गए प्रयासों में जो सलमा डैम है, भारत अफगानिस्तान में उसको जो कि भारत द्वारा जो कि पुनर्निर्माण उसका किया गया है। फिर उसका देखो जारंज डेलाराम सड़क जो है, इसका भी निर्माण जो कि भारत द्वारा ही किया गया है। फिर देखो नेपाल में आपका 900 मेगावाट का अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है, जिसका निर्माण जो कि भारत द्वारा किया गया। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो कि भारत ने अच्छा काम किया है अपने साउथ एशिया कंट्री में। फिर देखो नेबरहुड की पॉलिसी, जो भारत ने नेबरहुड की पॉलिसी लाई है, इसका उद्देश्य देखोगे तो क्षेत्रीय शांति व आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। साथ ही आप देखोगे भारत के प्राकृतिक भौगोलिक लाभों के आधार पर एक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करना तथा सीमा पार कनेक्टिविटी, साझा संस्कृति विरासत और प्रमुख रणनीतिक स्थिति में सुधार करना है। तो ये देख लो जो आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये एक आपका कह सकते हो भारत की आर्थिक कूटनीति का ही एक भाग है।
फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो भारत ने देखो निवेश के क्षेत्र में क्या काम किया। अभी हालिया देखोगे कोविड-19 के समय भारत ने जो कि सार्क की एक अनौपचारिक मीटिंग बुलाई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसमें जो कि भारत ने ये घोषणा की कि कोविड-19 आपातकालीन कोष की स्थापना भारत करेगा, जिसका प्रयोग जो कि साउथ एशिया या फिर सार्क के सभी कंट्री, सार्क के देखो मैक्सिमम कंट्री जो कि साउथ एशिया में आते हैं, तो सार्क के सभी कंट्री जो कि इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए भी भारत ने यहाँ पे प्रयास किया। फिर देखो साथ में यहाँ पे बोला जाए ऊर्जा के सुनिश्चन के लिए देखो जो सासिक आपका एक ग्रुप बनाया गया है। अभी हम इसको देखेंगे सासिक ग्रुप क्या है। जो सासिक ग्रुप बनाया गया है ये आपका दक्षिण एशिया के देशों के एक तरह से कह लो संगठन ही है। तो इसका जो मुख्य फोकस किस पे है, वो ऊर्जा सहयोग पर ही है। तो यहाँ पे भी भारत ने जो कि अच्छा खासा काम किया है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको ऊर्जा को लेकर जो आपका रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है बांग्लादेश में है, ठीक है। इस परमाणु परियोजना को जो कि भारत और रूस द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। तो इस तरह से देखो भारत का इसमें जो कि रोल काफ़ी अहम हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो पर्यटन की बात कर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में देखो इस क्षेत्र में भारत, इसमें जो कि भारत की क्या अचीवमेंट रही है, आपका ये बताया जा रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आती है पर्यटन संबंधित। देखो क्या है बताया जा रहा है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। इसमें बताया जा रहा है कि भारत में जो कि पर्यटन जो कि 2017 से 2019 के बीच में काफ़ी सुधार हुआ है और भारत में के पड़ोसी देशों से भारत में जो कि पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तो ये भारत की अच्छी अचीवमेंट रही है। फिर साथ ही देखो ये हमने देखा यहाँ पे ये कुछ पॉइंट में देखा कि भारत ने जो कि दक्षिण एशिया में क्या क्या अचीवमेंट किया है या कैसे उसकी कूटनीति की सफलता रही है। अब देखो यहाँ पे कुछ मुद्दे भी हैं भारत से संबंधित दक्षिण एशिया में। उन मुद्दों को हम समझते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। जैसे देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है, ठीक है, इस रीजन में यानी जो साउथ एशिया के देशों के विभिन्न देश, साउथ एशिया जितने भी देश हैं इनमें जो आपस में व्यापार होता है वो बोला जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर देखोगे तो सबसे कम है। इस जो आपका साउथ एशिया में जितना व्यापार होता है ये कुल व्यापार का केवल इन देशों में आपस में केवल 5% ही है। मान लो साउथ एशिया में जितने देश हैं अगर ये जो कि विभिन्न देशों से जितना व्यापार करते हैं तो उस कुल व्यापार का यहाँ जो आपका जो साउथ एशिया कंट्री है आपस में जो व्यापार करते हैं वो केवल 5% ही है। मतलब इनके बीच जो कि आपसी तालमेल और सहयोग बहुत कम देखने को मिलता है, इस वजह से व्यापार भी इनमें कम है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखो एक और मुद्दा है कि व्यापार की अनुपातहीन लागत, यानी व्यापार में जो व्यापार की जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप देखो आसियान कंट्री से तुलना करोगे तो लगभग 20% यहाँ पे व्यापार की लागत बढ़ जाती है। फिर जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है देखो अब इसका देखो व्यापार लागत उसके साथ बोला जाए जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के लिए बोला जाए जैसे देखो ट्रकों की अतिरिक्त जांच करना, कागजी कार्रवाई के कारण देखो विलम्ब होना। तो ऐसी इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं इससे क्या होता है समय और लाभ दोनों का जो कि हमारा अपव्यय होता है, यानी कि दोनों का नुकसान होता है। तो इस वजह से भी देख लो जो ट्रेड है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। फिर साथ में यहाँ पे देखो कहा जा रहा है जो समझौते एवं परियोजनाएं के कार्यान्वयन को करने की बात है, मतलब जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी स्कीम वगैरह बनती है, परियोजना बनती है, उसको पूर्ण करने में भारत पीछे रह जाता है, उसको जो कि टाइमली भारत जो कि पूरा नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया जा रहा है जो आपका BBIN MBA आया था, मतलब बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर यान समझौता आया था, इसमें भी काफ़ी देरी हो गया। फिर साथ ही देखो जो आपका तापी गैस पाइपलाइन आया था, ये परियोजना आया था, ये भी जो कि अपने समय पर जो कि पूरा नहीं हुआ है। फिर देखो यहाँ पर कहा जा रहा है इंफ्रा से लेकर भी समस्या है, जिसे कहा जा रहा है कि इन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में भी पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है देखो नेपाल में पुलिस अकादमी जिसके 32 वर्ष पहले ही पूर्ण होने की अपेक्षा की गई थी, किंतु अभी भी यह पूर्ण नहीं हुई। देखो नेपाल में पुलिस अकादमी भारत को बनाना था, स्थापना करना था, जिसको जो कि आज से 32 साल पहले ही स्थापना हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक हो नहीं हो पाया। तो ये जो लेट लतीफ़ी है, कागजी कार्रवाई में जो लटक जाती है परियोजनाएं, तो उस आधार पर देखो भारत का जो व्यापार है या फिर यहाँ पे जो आपके साउथ एशिया में जो संबंध है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर साथ ही यहाँ पे देखो कहा जा रहा है, जैसे एक और एग्जांपल बताया जा रहा है जो आपका मैत्री पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में लग रहा है, इस प्रोजेक्ट को 2016 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस पर देखो केवल 60% ही काम पूरा हो चुका है। मतलब ये भी अभी भी अपने तय समय पर तो छोड़ो, अभी भी जो कि पूरा काम इस पर नहीं हो पाया है। तो इस तरह की यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब देखो जो आपका BBIN मोटर व्हीकल जो आपका था जिसमें अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, वो देखो यहाँ से भारत से होकर जो कि गुजरता है, भारत का जो भुवनेश्वर है, रांची है, पटना है, फिर सिंगरौली, फिर गंगटोक, फिर यहाँ से जो कि भूटान में चला जाता है, भूटान से फिर वापस भारत में गुवाहाटी होते हुए फिर बांग्लादेश में सिलहट से होते हुए फिर ढाका से होते हुए फिर कोलकाता में। तो इस तरह से जो कि भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को ये जोड़ने वाला एक सड़क मार्ग बनाया गया था, जो कि प्रोजेक्ट था, जो कि अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है।
फिर यहाँ पे देखो और जो इस क्षेत्र में क्या मुद्दे भारत को लेके, भेदभावपूर्ण आर्थिक सहयोग। मतलब भारत की जो नीति रही है इस रीजन में एक ऐसा कहा जाए कि भेदभावपूर्ण रहा है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ बोला जाए वर्ष 2019 का जो बजट आया था उसमें देखोगे भूटान को जो कि आर्थिक सहयोग के रूप में 28.1 अरब रुपए दिए गए, नेपाल को 10.5 अरब दिए गए और मालदीव को 5.8 अरब दिए गए। जबकि अब देखोगे श्रीलंका को केवल 2.5 अरब रुपए ही दिए गए। श्रीलंका यह भी मानता है कि भारत की रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण देशों को अत्यधिक सहायता प्रदान करता है। श्रीलंका का कहना है, श्रीलंका देखो इस बात से नाराज है, वो कहता है कि भारत जो कि उसके हिसाब से जो अत्यधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश होते हैं वो उनको ज़्यादा अनुदान अपने बजट में देता है, जबकि जो कम महत्वपूर्ण को उनको कम देता है। तो इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से भी भारत जो कि इस जो आपका ये जो रीजन है यहाँ पे जो कि असफल होते हुए थोड़ा बहुत हमको देखने को मिलता है। साथ ही देखो यहाँ पे जो प्रवासन का एक मुद्दा रहा इस इधर बीच निकला 1-2 साल में, वो काफ़ी अहम मुद्दा रहा है। जैसे जो आपका CAA एक्ट आया था तो इससे क्या हुआ, जो बांग्लादेश के जितने भी नागरिक थे और NRC, तो बांग्लादेश के जितने भी जो आपके रोहिंग्या शरणार्थी थे या कुछ और बांग्लादेश के काफ़ी लोग या म्यांमार से जो कि भारत में आके बस गए, तो उनके प्रवासन को लेकर काफ़ी समस्या थी और काफ़ी असमंजस भी रहेगी, उलझने भी रहेगी। जो भारत और इन पड़ोसी देशों के बीच देखोगे तनातनी का भी थोड़ा सा माहौल बन गया था। फिर देखो कुछ संस्थागत बाधाएं हैं, जैसे कहा जाए जो आपका सार्क है जो कि साउथ एशिया रीजन में के लगभग सभी देशों को यहाँ ये जोड़ता है। तो यहाँ पे बोला जाए जो सार्क है ये अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ये इसका जो अगर ये काम करता अच्छे से अपना फंक्शन करता तो इस रीजन में काफ़ी जो कि सबको सहयोग मिलता है, लेकिन ये जो कि अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है, जो कि एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। साथ ही ऊर्जा एक टॉपिक देखो इस क्षेत्र में जो विवाद के रूप में देखा जा रहा है, मतलब जिसमें जो कि एक मुद्दा बना हुआ है इस देशों के लिए। देखो कहा जा रहा है पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच बाधित रही है, इससे ऊर्जा आपूर्ति की जो लागत है वो बढ़ जाती है। तो इससे देखो विभिन्न देशों में जो आपके पड़ोसी देश है उसमें जो कि ऊर्जा सुरक्षा की कमी हमें देखने को मिलती है, यानी जो लागत है वो ऊर्जा की बढ़ जा रही है, क्योंकि ऊर्जा पहुँच है वो समय पर नहीं हो पा रही है और हमारी जो कनेक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो ऊर्जा लागत है उसमें वृद्धि हो जा रही है। तो इससे आप देखो ऊर्जा की जो सुनिश्चयन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक समस्या यहाँ पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है विश्व बैंक का एक अनुमान है कि क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी से वर्ष 2045 तक अगर इनमें जो साउथ एशिया कंट्री अगर इनमें क्षेत्रीय सहयोग होता है तो इससे क्या बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक द्वारा कि 2045 तक जो पूंजीगत लागत है उसमें लगभग $17 बिलियन की ऊर्जा बचत की कमी होगी। मतलब कहा जाएगा अगर इसमें आपस में सहयोग होता है तो ऊर्जा के संबंध में लगभग ये देश $17 बिलियन तक अपनी बचत कर सकेंगे। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। एक और देखो इस रीजन में जो मुद्दा है वो है चीनी फैक्टर। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो काफ़ी तेज़ी से जो कि विभिन्न छोटे छोटे इस रीजन के जितने देश है उनमें बढ़ते जा रहा है। साथ ही आप देखोगे चीन जो कि इस क्षेत्र में अपना निवेश काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए एक तरह से देखोगे काफ़ी खतरे का संकेत है, क्योंकि चीन एक तरह से देखोगे आप अगर आपको इंडियन ओशियन को देखोगे तो चारों तरफ से जो कि विभिन्न देशों अपने सैन्य जो कि सैन्य बेस बना रहा है और भारत की तरफ देखोगे तो एक मोती की माला की तरह घेरे जा रहा है। तो ये भारतीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए देखोगे तो ये काफ़ी अहम टॉपिक हो जाता है, जो कि भारत के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। फिर अब देखो यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड की बात की जा रही है, मतलब कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं कि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि ऊर्जा सुरक्षा, पहला टॉपिक क्या कह रहा है आपका ऊर्जा सुरक्षा, यानी बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से हम जो कि ऊर्जा का जो सुनिश्चयन है, ऊर्जा की जो कमी है उसको पूर्ण कर सकते हैं और ऊर्जा लागत में भी कमी कर सकते हैं, जैसा अभी हमने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में देखा। फिर बोला जा रहा है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, इसमें निवेश करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो सके। फिर साथ ही देखो कहा जा रहा है जो संस्थाएँ उसको सुदृढ़ बनाना, जैसे आपका देखो जो आपका जो सार्क है उसको फिर से आप रिवाइव करिए, इन देशों में फिर से आपके जो कि फिर से इसकी मीटिंग वगैरह आयोजन की जाए और इनमें जो कि फिर से जो भागीदारी है वो बढ़े, जिससे इनका व्यापार आपस में तेज हो और इनकी वृद्धि भी मतलब इनकी जो समृद्धि है वो भी बढ़े। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है व्यापार और निवेश, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है देखो कहा जा रहा है कि निवेश एवं व्यापार में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे भारत अपने पड़ोसियों की अर्थव्यवस्था के लिए बंद अर्थव्यवस्था बनने के बजाय एक खुली अर्थव्यवस्था बनकर सामने आए। यहाँ पर कहा जाए जो भारत है वो जो कि अपनी पड़ोसी देशों के लिए एक बंद अर्थव्यवस्था, यानी जो भारत ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि अपने मतलब एक संरक्षणवादी नीति के तहत कि हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी देशों को जो कि अच्छा सा अवसर मिले भारत के साथ संपर्क स्थापित करने का। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। उन्नत प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी का अगर उपयोग यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा तो क्या होगा, लागत जो मूल्य वो कम हो जाएगा, काम में तेजी आएगा, और जो कि एक तरीके से देखोगे जो पारदर्शिता है वो भी बनी रहेगी। तो इससे देखो और आपका जो कि परिवहन और सुरक्षा का जो प्रबंधन है वो अच्छे से होगा, व्यापार लागत में कमी होगी, जिससे यहाँ पे जो कि कॉम्पिटेटिव जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा, और यहाँ पे जो देखोगे जो ट्रेड है वो भी बूस्ट होगा। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड दिए गए हमारे आपका जो साउथ एशिया का रीजन है उसके बारे में। अभी हमने कहा था सासेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सासेक एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की, चलो उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कहा जाए कि जो इसकी स्थापना है वर्ष 2001 में की गई थी। सासेक को आप पढ़ लो क्या है, दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग यानी साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसकी स्थापना कब की गई थी, 2001 में। इसमें देखो 7 कंट्री, कौन कौन से, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। और इसमें ध्यान दो जो साउथ एशिया कौन से देश इसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी देखोगे ये सारे देश इसमें शामिल है। अब देखो इसका जो उद्देश्य बताया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य था, सीमा पार संपर्क बढ़ाना, ऊर्जा सहयोग करना, क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना, इस तरह की बातें यहाँ पे की जाती थी। और देखो जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, जो आपका एशियाई विकास बैंक है, वो सासेक कार्यक्रम की ही एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने ये सब सासेक को थोड़ा सा अच्छे से समझा। ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। चलो देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक भी एक इंपॉर्टेंट आपका करंट का न्यूज़ था। तो बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर देखो काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आया नहीं है, और ये जो कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से ये देखो इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। तो बिम्स्टेक में भी वही ऊपर की तरह 3-4 टाइप से इसको स्टडी करेंगे, जैसे ये बिम्स्टेक का क्या रिलेवेंस है, बिम्स्टेक में भारत की क्या भूमिका है, और साथ ही मतलब भारत के लिए किस तरह से ये जो कि अच्छा है, और इसमें इसके सामने क्या चुनौतियाँ, ये सब हम समझेंगे। इससे देखो हमारा जो एक मेंस का पूरा एक हॉलिस्टिक जो आपका टॉपिक होता है वो बिम्स्टेक के संबंध में कवर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं ये क्यों न्यूज़ में था। देखो कहा जा रहा है कि अभी देखो बिम्स्टेक की 17वीं बैठक जो कि संपन्न हुई थी। तब देखो कहा जा रहा है यहाँ पे फैक्ट समझते हैं, श्रीलंका की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। अब आगे देखो यहाँ पे आपका बिम्स्टेक, देखो बिम्स्टेक के बारे में बताया है कि ये कैसे कैसे अपना काम करता है। तो देखो यहाँ पे कहा जाता है, देखो बिम्स्टेक में ये देखो जो आपका कौन कौन से देश है, पहले ये समझ लो, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है। बिम्स्टेक में मतलब ये कहने का मतलब ये केवल ये बिम्स्टेक में 7 कंट्री का ये जो कि पूरा आपका एक ग्रुप है। अब बिम्स्टेक का नाम देखो इसलिए पड़ा क्योंकि ये देखो बिम्स्टेक मतलब जो बंगाल की खाड़ी से संलग्न जो भी देश है, ये उनका एक तरह से कह लो ग्रुप है। तो ये बंगाल की खाड़ी के रीजन पे इनका ज़्यादा फोकस है, इस रीजन की सब कुछ मतलब सुरक्षा और यहाँ से विकास वगैरह, और यहाँ से जो कि जो ट्रेड वगैरह व्यापार होता है उन सब से संबंधित जो कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का फोकस रहता है। तो अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है जो ये बिम्स्टेक है यह वैश्विक पॉपुलेशन की 21% जो कि साझेदारी रखती है, और इसका जो इकॉनमी देखोगे वो लगभग $2 ट्रिलियन की है। साथ ही इसमें देखो कहा जा रहा है जो ये यहाँ पे देखो बोला कि नेपाल को 59.1% जो दिखाया गया है, यहाँ पे कहने का मतलब पीपीपी के आधार पे जो बिम्स्टेक ग्रुप है इनमें आपस में जो ट्रेड देखोगे तो नेपाल का ट्रेड सबसे ज़्यादा है आपस में ग्रुप में, बाकी सब देशों का जो कि ट्रेड पीपीपी के आधार पे उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए नेपाल को 59.1% यहाँ पे पीपीपी के आधार पर ट्रेड दिखाया जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे समझते हैं बिम्स्टेक, अब यहाँ से सब टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फैक्ट वगैरह। देखो इसका बैकग्राउंड समझते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो 1997 में जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित होता था, 1997 में। कौन से घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र से। अब देखो बिम्स्टेक में 7 देश है, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। यह एक समूह है, ठीक है, जिसको हमने अभी ऊपर ग्राफ में देखा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखोगे तो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना है। तो वर्ष 2011 में इसका देखो मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, ढाका में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था। तो ये हमने देखो प्रीलिम्स के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे देख लिया। साथ ही देखो इसमें क्या क्या चीज़ें जो कि शामिल, जैसे व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, लोक व्यवस्था, लोगों के मध्य संपर्क बढ़ाना, निर्धनता उन्मूलन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला तथा जलवायु परिवर्तन, ये सब भी टॉपिक इसमें और ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ वही बैकग्राउंड की बात करें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक बात कहा जा रहा है,
बिम्स्टेक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कुछ प्रमुख समझौते हैं। देखो, बिम्स्टेक सदस्यों ने कुछ प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जैसे आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों तथा मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी का मुकाबला करना शामिल है। हालांकि अभी इसकी जो कि रेटिफिकेशन नहीं की गई है। तो अब जब कभी अगर आपको चुनौती इसके बारे में लिखना होगा या समस्या लिखना होगा तो आप ये भी लिख सकते हो पॉइंट कि हाँ, इसमें जो कि इन सब बातों का जो सिग्नेचर तो हुआ है समझौते पर, लेकिन अभी भी इसका रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। फिर देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका बिम्स्टेक जो कि ग्रिड इंटर कनेक्शन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत क्या, जिसका उद्देश्य क्या है, बिम्स्टेक क्षेत्र में इष्टतम विद्युत पारेषण को बढ़ावा देना। कहने का मतलब कि जो बिम्स्टेक एरिया है वहाँ पे विद्युतीकरण करना, इन सब क्षेत्रों में या इन सब देशों में विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने के लिए जो कि बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये बिम्स्टेक के कुछ काम है जो हम लोग देख रहे हैं। फिर साथ ही देखो, जो बिम्स्टेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह 2 निकटवर्ती क्षेत्रों यथा दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तारित है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जो आपका आसियान ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो देश है इन दोनों के बीच में कहीं स्थित है, यानी दोनों को इंटरकनेक्टिंग करने वाला काम करता है एक तरह से। तो कह सकते हो कि ये आपका दक्षिण से दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में है, तो इसलिए ये जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सॉरी। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के लिए कैसे बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंद प्रशांत धारणा का उदय। अब देखो, जो आपका हिंद प्रशांत के हिसाब से देखोगे, जो हिंद प्रशांत महासागर आपका है, जो अफ्रीका से लेकर इधर दक्षिण एशिया तक पूरा फैला हुआ है। तो कहा जा रहा है कि जो आपका हिंद प्रशांत महासागर के हिसाब से आप देखोगे तो जो बंगाल की खाड़ी है वह एक सामरिक और आर्थिक हितों के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर बंगाल की खाड़ी में अगर मतलब शांति रहेगी, यहाँ पे सब कुछ जो कि अच्छे से चलेगा, तो हिंद प्रशांत महासागर की जो धारणा है उसमें जो कि भारत का उदय जो कि एक अच्छे रूप में हो पाएगा, एक सशक्त देश राष्ट्र के रूप में हो पाएगा। फिर देखो, साथ में कहा जा रहा है जो सार्क है, जो अभी ठंडे बस्ते में पड़ चुका है, तो ये एक उसका विकल्प हो सकता है सार्क का। तो यहाँ पे देखो कहा जा रहा है सार्क के विकल्प के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। फिर यहाँ पे देखो, आपका बोला जा रहा है जो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये उसका एक विकल्प हो सकता है। कैसे? देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है चीन के BRI में भारत द्वारा भाग न लेने से भारत का दक्षिण एशिया में अपने सामरिक और आर्थिक संबंधों को सशक्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यानी अगर इंडिया ने BRI में भाग नहीं लिया है तो अब इंडिया को चाहिए कि जो आपके बिम्स्टेक के जो कंट्री है वहाँ पर जो कि एक विकल्प के रूप में भारत को जो कि इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने पार्ट नहीं लिया। और इससे क्या होगा, जो इस रीजन की जो कंट्री हैं वो चीन के चंगुल में नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से भी आप देखो, इससे जो कि भारत का और इन पड़ोसी देशों पर जो कि संबंध मजबूत हो जाएंगे। फिर साथ ही देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति है उसमें देखो एक्ट ईस्ट नीति और विशेष रूप से इस नीति के अंतर्गत बिम्स्टेक को BRI में देश की गैर भागीदारी के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यानी जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति है वो बिम्स्टेक का जो BRI रोल्ड इनिशिएटिव चाइना का है उसका एक विकल्प के रूप में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को देखा जा रहा है। फिर आगे देखो, कहा जा रहा है पारंपरिक परंतु साझा खतरों से निपटना। अब देखो, ये भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखो, जो आपका जैसे देखो अवैध प्रवास है, सशस्त्र समुद्री डकैती है, इसके परिणाम से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जल क्षेत्रों में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय खतरों को नियंत्रित करने और खाड़ी की प्राकृतिक संपदा का दोहन न करने और उसे साझा करने, साथ ही बुनियादी ढांचे तथा लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा देने आदि महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए बिम्स्टेक सदस्यों के लिए समान हो गए। अब देखो, यहाँ पर कहा है जो बंगाल की खाड़ी है, इस रीजन में जो समुद्री डकैत है या अवैध व्यापार होता है, जो नशा वाली चीज़ों का तस्करी होता है, या फिर कह लो पशुओं का या चंदन का जो तस्करी होता है, तो मतलब जो भी तस्करी, इन सबसे निपटने के लिए और जो मादक द्रव्यों का जो कि अवैध होता है उन सबसे निपटने के लिए, साथ ही आपस में जो कि आप देख लो इन्फॉर्मेशन वगैरह साझा करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क बढ़ाने के लिए, तो इन सब चीज़ के लिए देखोगे जो आपका बिम्स्टेक वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसका जो कि भारत के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ आप देखोगे बिम्स्टेक में कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है आपसी सदस्यों के बीच में। एक दो देखोगे जो भारत नेपाल का सीमा विवाद अभी हालिया में हुआ है, बाकी इसके अलावा देखोगे कोई खास जो कि सीमा विवाद नहीं है। तो इसलिए भी जो कि बिम्स्टेक भारत के लिए एक तरह से कह सकते हो अच्छा है। फिर आगे देखो, कहा जाए अभी हमने इसके लाभ देखे या फिर भारत के लिए महत्व इसका देखा। अब देखो इसके जो कि चुनौतियाँ क्या हैं, इसकी चुनौतियाँ देखो में कहा जाए ये जो कि निष्क्रिय काफ़ी रहता है ये ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कहा जाए जो यहाँ पे साझा और त्वरित विकास सुनिश्चित करने संबंधी बिम्स्टेक के अधिकांश उद्देश्य केवल कागजों पर ही
सिमट कर रह जाते हैं। मतलब ये इनके जो उद्देश्य ये बनते तो हैं पर इनको जो कि पूरा नहीं कर पाया जाता है, किसी न किसी कारण से इसमें लेट लगती भी लगी रहती है। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें की चुनौती में कि यहाँ पे मुक्त व्यापार समझौते की अवरुद्ध प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पे जो कि मुक्त व्यापार नहीं हो पाता उतने अच्छे तरीके से, सभी देशों ने जो कि संरक्षणवाद वाली नीति अपना रखी है ताकि कोई भी एक दूसरे की सामान को जो कि आपका डंप ना कर दे किसी कंट्री में। फिर साथ ही देखो यहाँ पे अन्य देश क्षेत्रीय देशों का बहिष्कार कहा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों का भागीदारी के रूप में शामिल नहीं किया गया। देखो कहा जा रहा है कि जो अगर आप देखोगे बंगाल की खाड़ी में तो वहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देश भी आते हैं, पर इन देशों को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। अगर इन देशों को शामिल करेंगे तो ये ग्रुप और भी मजबूत होगा और इस ग्रुप में जो कि कोऑपरेशन और भी अच्छे से हो जाएगा। साथ ही ये जो साउथ ईस्ट एशिया से भी अपनी लिंकेज बना लेगा। तो ये भी एक इसका मुद्दा रहा है, विवाद का कारण रहा है कि इसमें इन देशों को शामिल नहीं किया गया है। फिर साथ ही देखो यहाँ पे एक और चुनौती के रूप में क्या कह रहा है, चीन की लाभ उठाने की क्षमता। अभी देखो हाल में न्यूज़ में था कि म्यांमार में जो कि सैन्य तख्ता पलट हुआ था, तो जिससे क्या हो रहा है, जो चीन है वो म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है। मतलब म्यांमार की जो सेना वाली गवर्नमेंट है, सैन्य गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट कर रहा है। और वो इसके खिलाफ जो देखोगे आपका यूएनसी में जो भी यूएन में जो भी चीज़ें चल रही हैं इनके खिलाफ जो भी इंडिया ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए, तो लेकिन चीन इनको जो कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो इससे देखो इस पर क्या हो रहा है कि जो म्यांमार है वो चीन की तरफ थोड़ा सा झुकाव रख रहा है। तो इस वजह से आप देखोगे यहाँ पर चीन जो कि इस रीजन में अपना लाभ उठा रहा है, तो जो भारत के लिए सही नहीं है। फिर देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे में सैन्य तख्तापलट भारत के लिए भी एक चुनौतियाँ उत्पन्न करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पड़ोस देशों में कहीं सैन्य तख्तापलट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी इम्पैक्ट करेगा। तो अब देखो ये कुछ चुनौतियाँ हमने देखा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे की वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखो जैसे कहा जा रहा है इसमें चीन की सशक्त आर्थिक और सैन्य संलग्नता इस संगठन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इसलिए जो कि हमको जो कि इसके परिवर्तित होते हुए भू राजनीतिक परिवेश पर भी ध्यान देना चाहिए और उसी अनुरूप जो कि हमें काम करना चाहिए। साथ ही देखो कहा जा रहा है बहुमत के आधार पर निर्णय हो। जैसे देखो ईयू और आसियान में देखोगे इन सब संगठनों जो कि बहुमत के आधार पर जो कि कोई निर्णय होता है, लेकिन इनसे विपरीत देखोगे जो आपका बिम्स्टेक है यहाँ पर सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय होता है, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा खामियां है और इसी वजह से जो कि बहुत सारी चीज़ें जो कि विकास कार्य रुक जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो भारत का नेतृत्व एक चुनौती बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कई छोटे सदस्य देश भारत को बिग ब्रदर की तरह देखते हैं। बिग ब्रदर मतलब वो अच्छे वे में नहीं, मतलब ये कि भारत जो कि अपना दबदबा हम लोग के ऊपर बनाए रखता है, हम बनाए रखने की कोशिश करता है, तो इस नजर से देखते हैं। तो अतः इस विश्वास की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। फिर देखो कहा जा रहा है अपनी एक्ट ईस्ट नीति को ध्यान में रखते हुए यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के संदर्भ में दीर्घकालिक परिणामों को उत्पन्न कर सकता है। अतः इसलिए इसमें देखो भारत की भागीदारी भारत की एक बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। फिर साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देना। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है जो बंगाल की खाड़ी है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से देखोगे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि हमें और ज़्यादा एरिया पर जो कि काम करना चाहिए। जैसे आपका देखो पर्यटन कूटनीति, शैक्षणिक छात्र विनिमय कार्यक्रमों एवं सीमा पार सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। मतलब अन्य क्षेत्रों पर भी हमको काम करना चाहिए ताकि ये जो संगठन है ये और मजबूत हो और इसमें जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। फिर साथ ही देखो आप कह सकते हो यहाँ पे प्रतिक्रियाशील क्षेत्रवाद को आगे बढ़ाना इसमें कहा जा रहा है। देखो इसके लिए दो कारण शामिल है। पहला इसकी सामरिक अवस्थिति, जो बंगाल की खाड़ी है उसकी देखो सामरिक अवस्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ये जो बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है यह संभावित बाजारों को उत्प्रेरकों की आश्रय स्थली, यानी जो आपका जो बाजार स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था है, वहाँ पे देखो ये जो कंट्री है एक अच्छे बाजार के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ये भी इस वजह से जो कि आपका देखोगे जो आपका बिम्स्टेक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अतः इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कि हमको जो कि अधिक से अधिक जो कि निवेश को बढ़ावा देना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए ताकि ये एक अच्छा बाजार के रूप में सामने आ सके। जैसे इसमें बोला जाए देखो यहाँ पे देखो इनमें सामाजिक पूंजी है, यानी जो हमारे जो कल्चर है वो समान है। इसके साथ साथ यहाँ पे भौतिकी जैसे समुद्री संपर्क है, मानवीय यानी सस्ते श्रम भी उपलब्ध है, साथ ही प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध है। इस वजह से देखोगे ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक आर्थिक बाजार के रूप में। इसलिए बिम्स्टेक देखो तकनीकी, भू राजनीतिक और पर्यावरण और समाज के नए ढांचे के संचालन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त माध्यम के रूप में कार्य
कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इसके वे फॉरवर्ड में देखा और इसके कुछ अच्छी चीज़ों को देखा। तो यहाँ पे हमारा बिम्स्टेक पूरा जो कि कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं हमारा अपना अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, यानी OPCW इसको कहा जाता है। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आपका जो हमारा कैग है वो जो कि ये जो आपका OPCW संगठन है, इसका जो कि वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, इस वजह से जो कि आपका ये न्यूज़ में था। अब देखो कैग ने और कहाँ जो कि अपनी उपलब्धियाँ हासिल की, कहाँ अध्यक्षता किया या फिर इनको कहाँ नियुक्त किया गया। जैसे देखो यहाँ इनको कैग को WHO में 2020-2023 तक के लिए जो कि इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही जो FAO है उसके लेखा परीक्षा के लिए भी इनको नियुक्त किया गया है, और जो अंतर संसदीय संघ है उसमें भी इनको जो कि नियुक्त किया गया है आपको वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में कैग को। ठीक, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, साथ ही कैग को देखोगे जो UN का जो महासभा है उसके लिए भी जो लेखा परीक्षक समिति के अध्यक्ष के रूप में जो कि इनको नियुक्त किया गया था। फिर साथ ही देखो कैग जो है आपका इनको जो कि सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, यानी INTOSI के शासी बोर्ड का भी सदस्य इनको जो कि नियुक्त किया गया है। तो ये कैग की कुछ उपलब्धियाँ जहाँ पे कैग को जो कि संगठित किया गया है। हम यहाँ पे जो कि कैग के बारे में नहीं, जो कि OPCW के बारे में जो कि डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है और इसका क्या काम है। तो देखो OPCW के बारे में पढ़ना है तो आपको सबसे पहले इसके कुछ फंक्शन जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो ये क्या करता है, सभी मौजूद रासायनिक हथियारों को नष्ट करना, यानी जितने भी केमिकल वेपन्स है आपके, ऐसे वेपन जो कि केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल के थ्रू जो कि शत्रु को मारने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे सभी वेपन को नष्ट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही देखो रासायनिक हथियारों के विरुद्ध पक्षकार देशों को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करना, मतलब जो भी देश जो कि इन हथियारों के विरुद्ध हैं वो ऐसे देशों की जो कि रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा और उनको सहयोग भी देगा। फिर साथ ही देखो OPCW का और क्या काम है, ये देखो यह कन्वेंशन के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। यानी ये जो OPCW है, ये जो आपका रसायन विज्ञान है उसको जो कि शांतिपूर्ण तरीके से और सहयोग के रूप में उपयोग हो, इसको बढ़ावा देगा, और नए हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए रसायन उद्योगों की निगरानी करना। तो ये मुख्य रूप से इनका कुछ मुख्य काम है जिसको हमने देख लिया। अब देखो साथ ही यहाँ पे ये भी समझ लो, जो ये OPCW है यह UN द्वारा संचालित संगठन नहीं है, बल्कि हाँ, लेकिन ये जो कि अपने निरीक्षण संबंधी जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो UN को रिपोर्ट सौंपती है, लेकिन ये याद रखना कि यह UN द्वारा संचालित संगठन नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे OPCW के बारे में कुछ मेन बातें समझ लिया, जिससे आपको अब समझ में आएगा कि जो आपका OPCW संगठन है ये क्या काम करता है। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। जो OPCW है आपका, इसके सदस्य देशों के सम्मेलन के दौरान 3 वर्षीय कार्यकाल यानी 2021 से प्रारंभ हो गया, जो भारत को जो कि 3 वर्ष के लिए जो कि इसमें नियुक्त किया गया है भारत के कैग को ऑडिट करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कहा जा रहा है OPCW के साथ भारत के जो संबंध है वो देखते हैं हम। भारत रासायनिक हथियार अभिसमय यानी जो CWC है आपका, केमिकल वेपन कन्वेंशन। देखो OPCW का एक कन्वेंशन निकला था जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो भारत जो है कि ये जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है इसका एक हस्ताक्षर करता देश है, और यह जो कि OPCW के कार्यकारी परिषद का सदस्य भी है। यानी इंडिया जो कि OPCW का सदस्य है, और वो इंडिया ने जो इसका जो कन्वेंशन आया था केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसको जो कि साइन भी किया है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जब भारत ने जो केमिकल वेपन कन्वेंशन को साइन कर दिया है तो भारत द्वारा रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 को लागू किया गया है। मतलब इसके जो प्रावधान है इसको लागू करने के लिए भारत ने एक्ट भी बनाया जिसका क्या नाम था, भारत रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000। अब इसके लिए देखो एक अथॉरिटी की भी स्थापना की गई जिसे राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता एक आपका प्राधिकरण है जिसे NACWC कहा जाता है, इसकी भी स्थापना की गई कि मतलब ये जो कि भारत में देखेंगे कि ये जो हमने एक्ट बनाया है इसके प्रावधान ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ जो कि भारत ने इस संदर्भ में किया है अब तक। फिर देखो OPCW से संबंधित और चीज़ें देख लो। देखो इसमें जो कि 41 मेंबर है और प्रत्येक 2 वर्ष में जो कि बदलते रहते हैं। फिर इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, तकनीकी सचिवालय, इसका जो तकनीकी सचिवालय है उसमें कहा जा रहा है अनुसमर्थन करने वाले देश कन्वेंशन के नियमों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तो ये जो आपका तकनीकी सचिवालय है इस पे होता है। इसका एक तकनीकी सचिवालय है जो कि ये देखता है कि जो भी सदस्य देश इसका जो कि समर्थन कर चुके हैं वो इसका पालन कर रहे हैं, इसके नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये जो कि देख रेख काम आपका तकनीकी सचिवालय करता है। अब साथ ही देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो, यह स्थलों और संदिग्ध रासायनिक हथियारों के हमलों के पीड़ितों की जांच पड़ताल भी करता है। मतलब कि जहाँ पे ऐसे कुछ केमिकल वेपन से हथियार का प्रयोग हो चुका है
वहाँ पे कुछ जान माल की हानि हुई है तो ये वहाँ पर जाके जो कि जांच पड़ताल भी करता है। इनकी देखो अपनी एक जांच और पहचान टीम होती है जिसको इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम होती है, वो जाके जो कि देखती है। इसी तरह देखो 2018 में सीरिया में रासायनिक हथियारों के उपयोग करने वाले अपराधियों की पहचान करने के लिए इनको जो कि स्थापित किया गया था। और ये जो सीरियाई वायुसेना की टुकड़ियों ने सीरिया के सराकिब में रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया था, इसका इन्होंने पुष्टि भी किया था। जब ये जो कि वहाँ पे जांच वाच करके इनकी जो टीम थी वो आई थी, तब उन्होंने पुष्टि किया कि हाँ सीरिया ने इस तरह के केमिकल वेपन का प्रयोग भी किया था। तो ये हमने यहाँ से OPCW को हमें डिटेल से समझा, देखा कि क्या है OPCW और क्या क्या इसके फंक्शन है। अब देखो इसका जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है इसके बारे में समझते हैं। रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, संग्रहण और उपयोग का निषेध तथा उनका विनाश विषयक सम्मेलन 1993 को वर्ष 1992 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन यानी जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के दौरान अपनाया गया था। कहने का मतलब जो आपका ये रासायनिक हथियारों के विकास उत्पादन एक ये आपका कन्वेंशन है जिसमें रासायनिक हथियार के विकास, उत्पादन, संग्रहण और प्रयोग को निषेध करने के लिए जो कि ये आपका कन्वेंशन आया था 1993 में, जिसको जो कि आपका जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एक 1992 में आया था, इसी के आधार पर जो कि इसको लागू किया गया था। फिर देखो इसे वर्ष 1900 ये जो संधि था, ये जो आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन वाला था संधि, इसको देखो 1997 में इस संधि को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पाद, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, प्रतिस्थापन अथवा उपयोग पर रोक लगाएगा। मतलब किसी भी तरह का जो कि केमिकल वेपन का प्रयोग ना हो पाए, ना उसका उत्पादन हो पाए, ना उसका प्रयोग हो पाए, ना बल्कि जो अगर प्रयोग हो रहा है तो उसको रोका जाए। तो इस तरह के सामूहिक विनाश वाले हथियारों की पूरी श्रेणी को नष्ट और समाप्त करना, ताकि इनका ट्रेड भी ना हो पाए, ना ही इनका उत्पादन हो सके, ना ही इनका प्रयोग हो सके। तो इन सब चीज़ों को इस पर रोक टोक लगाना, यही आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन का जो कि उद्देश्य रहा है। फिर साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत देखो एक और प्रावधान दिया गया है, आपत्ति आधारित निरीक्षण यानी चैलेंज इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सदस्य देश को किसी अन्य सदस्य देश के अनुपालन के बारे में संदेह हो तो वह आकस्मिक निरीक्षण यानी सरप्राइज इंस्पेक्शन का अनुरोध कर सकता है। मान लो कोई कंट्री है, जितने भी मेंबर है उसमें से किसी एक मेंबर को, कंट्री को लग रहा है कि शायद इस देश में जो कि इस तरह के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ पर केमिकल वेपन बन रहा है, तो ये जो कंट्री है ये इस पर आपत्ति जता सकता है और कह सकता है कि यहाँ पर इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे कुछ मतलब कि निरीक्षण के भी प्रावधान किया गया, इनके कहने पर वहाँ इस कंट्री पर जो कि निरीक्षण भी किया जा सकता है। तो आपत्ति आधारित निरीक्षण या चैलेंज इंस्पेक्शन का भी प्रावधान जो कि आपको OPCW के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। जो अब फिर इसका आगे देखो, ये तो हमने OPCW के बारे में डिटेल से समझा और जो इनका CWC कन्वेंशन था उसके बारे में डिटेल से समझा। अब यहाँ पे देखो कहा जाए रासायनिक निशस्त्रीकरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इसके अलावा देखो जो केमिकल वेपन है उसको ख़त्म करने के लिए और भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या प्रयास हुए हैं। जैसे देखो एक स्ट्रासबर्ग समझौता निकल के आता है 1675 में। यह रासायनिक हथियारों के उपयोग को सीमित करने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जो यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य जहरीली विषाक्त गोलियों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। यानी फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो कि युद्ध उस टाइम चल रहा था, तो वहाँ पर जो कि केमिकल वेपन का प्रयोग करने के लिए रोक लगाया था। और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये ध्यान रखना। क्या था आपका स्ट्रासबर्ग समझौता से जो कि 1675 में आया था। फिर साथ ही देखो अपना अगला युद्ध संबंधी कानून और प्रथाओं पर ब्रुसेल्स कन्वेंशन, जो आपका ब्रुसेल्स कन्वेंशन 1874 में आया था। यह भी जो कि इसी तरह का प्रावधान करता है कि इस तरह का जो आपका केमिकल वेपन है उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो फिर इसके अलावा देखो जो आपका हेग कन्वेंशन है, यहाँ पे देखो जो आपका हेग कन्वेंशन है 1899 में आया था। ये भी जो कि इसी तरह का जो भी केमिकल वेपन है उस पर रोक लगाने की प्रयास करता है। हानिकारक गैसों के प्रसार हेतु इसका प्रयोग किया गया था। मतलब जो हानिकारक गैस उस टाइम युद्ध में यूज हो रहे थे उसको टोकने के लिए जो कि आपका हेग कन्वेंशन आया था। तो इस तरह से आप देखो एक और है आपका जेनेवा प्रोटोकॉल। ये भी जो कि इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक युद्ध की भयावहता पर सार्वजनिक आक्रोश के कारण इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। यानी जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय जो कि जेनेवा प्रोटोकॉल लाया गया था, ताकि इस समय जो कि केमिकल वेपन का प्रयोग ना किया जा सके। ठीक है, अब देखो ये कहा जा रहा है यह केवल युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करता था आपका जेनेवा प्रोटोकॉल। तो ये हमने समझा कि कुछ और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग किया गया। हो सकता है आपको प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है कि स्ट्रासबर्ग समझौता, ब्रुसेल्स कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन, ये सब किससे संबंधित है, या फिर जेनेवा प्रोटोकॉल, ये चारों एक साथ आपको दे दे, अब बोल दे कि ये सब किससे संबंधित है, तो आपको नीचे 4 ऑप्शन मिल जाए। तो आपको भी पता होना चाहिए जो आपका स्ट्रासबर्ग समझौता है और ब्रुसेल्स कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन है, ये सभी जो केमिकल वेपन है उसके प्रोहिबिशन से संबंधित हैं। तो अब अगला टॉपिक हम जो कि कल देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी सर मैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएँ। धन्यवाद।